हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम दे रखा है, इसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें हम टोटल आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, आप सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से जल्दी याद कर लीजिए। आपका सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताया गया, सभी ऑप्शन को समझाया गया है, ताकि और भी इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सभी को हम इसमें आपको कवर कर दिए हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा और समझकर उसे याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई भी प्रश्न रहे तो उसका आप आंसर सही से कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, पहले आप उसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप हमारा आंसर देखिएगा। इससे होगा दोस्तों कि आपका तैयारी पता चलते जाएगा कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। और दोस्तों, आप 20 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितने का आंसर आप जानते थे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट जो है वह किस धातु का, माने किस मेटल का इंपॉर्टेंट ओर है, माने महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है तांबा, दूसरा में दे रहा है अल्युमिनियम, और तीसरा में दे रहा है जस्ता, और चौथा में दे रहा है लोहा। तो दोस्तों, बॉक्साइट जो होता है वह अल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अल्युमिनियम कहने का मतलब अल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है दोस्तों, मैंने प्रमुख महत्वपूर्ण अयस्क है, वह बॉक्साइड है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर में कह रहा है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। दोस्तों, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, कहने का मतलब दोस्तों, जो आधुनिक मैंने आवर्त सारणी बनाने के जो बहुत सारे वैज्ञानिक ने नियम दिए थे, तो दोस्तों अष्टक सिद्धांत था। तो वह जो सिद्धांत दिए थे वह किसने स्थापित किया था। तो पहला ऑप्शन दे रहा है डॉव राइनर, दूसरा में दे रहा है न्यूलैंड्स, तीसरा में दे रहा है मेंडलीफ, और चौथा में दे रहा है हेनरी मुजले। तो दोस्तों, अष्टक के सिद्धांत का जो स्थापित किए थे दोस्तों, अष्टक नियम जो दिए थे दोस्तों, वह न्यूलैंड्स दिए थे। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे न्यूलैंड्स बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो दोस्तों, अष्टक नियम में ये था दोस्तों कि मैंने जो सुर जो होते हैं, 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से मेरा पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के बराबर हो जाता है। मैंने पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का दोनों का गुण जो होता था बराबर हो जाता था। यही जो था नियम, वह अष्टक सिद्धांत नियम में कहा गया था कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो होगा, दोनों का गुणधर्म जो होगा समान होगा। ये भी थे दोस्तों जो इनका जो अष्टक सिद्धांत था वह परमाणु भार, इनका जो गुण धर्म था मैंने किस एलिमेंट का, वह परमाणु भार पर मैंने स्थापित किए थे अष्टक सिद्धांत। तो यहाँ पे पूछा जाए कि किसने अष्टक सिद्धांत किए थे, तो वह न्यूलैंड्स ने किए थे। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर में कह रहा है कि पित्तल है। दोस्तों, पित्तल जो है वह क्या है। तो दोस्तों, पित्तल पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा में अधातु, तीसरा में मिश्र धातु, चौथा में दे रहा है उपधातु। तो दोस्तों, पित्तल जो होता है तांबा और जिंक का जो होता है मिश्रण होता है पित्तल। तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है वह पित्तल होता है। तो मेरा मिश्र धातु यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मिश्र धातु। आपको याद रखना है दोस्तों, पिताजी आपको याद रखना है, क्या पिताजी याद रखना है। ठीक है, इससे देखिए आपको क्या पी से हो गया पित्तल, और ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। इस तरह से आप याद रखिएगा, तो हमेशा आप कभी भी नहीं भूलिएगा। क्या याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है, तो पी से हो गया पित्तल, और ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो आपको यह कभी नहीं भूलिएगा। तो मेरा पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर में कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों, आपको बताना कि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है, वो क्या है। तो पहला होता है इथेनोइक अम्ल, दूसरा होता है मिथेनोइक अम्ल, और तीसरा होता है प्रोपेनोन, और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC जो नाम होता है, मैंने IUPAC नेम जो होता है दोस्तों, वह एथेनोइक अम्ल होता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम जो है दोस्तों, वह एथेनोइक अम्ल है। और इसका जो और भी नाम है दोस्तों, वह जो है
मैंने दूसरा नाम जो है वह एसिटिक अम्ल है, ठीक है। और इसका जो आईपीसी नेम होता है वह एथेनोइक अम्ल। इसका अगर आपका सूत्र पूछे कि इसका जो सूत्र होगा कि किस तरह का होता है, तो CH3COOH, ये जो है दोस्तों यह एथेनोइक अम्ल का एसिटिक अम्ल का जो होता है फार्मूला होता है। मेरा फार्मूला जो होता है CH3COOH है। तो ये मेरा एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो गया या एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया, आप ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। कहने मतलब दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने जो होता है वर्टिकल ऊर्ध्व स्तंभ माने वर्टिकल कॉलम माने इस तरह से कितने होते हैं आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम जो है कितने हैं। तो दोस्तों वर्टिकल कॉलम की संख्या जो है दोस्तों वह 18 है, आप याद कर लीजिएगा। वर्टिकल कॉलम का जो संख्या है दोस्तों इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम है वह 18 है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या है वह 18 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। 6 नंबर में कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। कहने मतलब दोस्तों अगर नीला लिटमस पत्र है, ठीक है, उसको लाल कर दे रहा है, कोई विलयन जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो इसका पीएच मतलब दोस्तों आपको एक बात बता दो कि जो अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह जो होगा एसिड होगा, ठीक है, एसिड होगा। और एसिड का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 7 से जो होता है कम होता है, ठीक है। एसिड का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो मेरा 7 से कम सब कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 5 दे रहा है, 8 दे रहा है, 7 दे रहा है और 10 दे रहा है। तो 7 से कम मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वह अम्ल होगा, और लाल लिटमस पत्र को अगर नीला में कर दे तो वह जो होगा क्षार होगा। आप याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में जरूर मैंने पूछ सकता है। तो मेरा 7 से कम जो हो गया वह एसिड हो जाएगा, और 7 जो हो गया वह न्यूट्रल हो गया। अगर 7 से जो अधिक हो गया, 7 से जिसका वैल्यू मैंने पीएच मान का वैल्यू अधिक होगा तो वह क्षार हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है संतरा, दूसरा में दे रहा है टमाटर, तीसरा में दे रहा है सिरका और चौथा में दे रहा है इमली। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में पाया जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे टमाटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल में जो है दोस्तों, अब ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह टमाटर है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दोस्तों संतरा जो है, संतरा में जो है वह सिट्रिक अम्ल रहता है, ये भी हम बता दे रहे हैं सभी को। दोस्तों आप अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसमें से किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। संतरा में जो होता है दोस्तों वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में जो है दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में जो होता है वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आप सभी को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पे। 8वां नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, कहने मतलब आकार, कहने मतलब तो आधुनिक मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। अगर आप बाएं से इधर से आप दाएं की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो आपका जो परमाणु साइज है, परमाणु मैंने आकार है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं को अगर आप जाते हैं तो उसका जो परमाणु साइज है, आकार है, वह घटता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है दोस्तों तत्वों का जो गुणधर्म है वह परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु संख्या का आवर्त फलन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब मेरा जो आधुनिक आवर्त सारणी बना हुआ द मोस्ले के द्वारा दोस्तों, उसका जो तत्वों का गुणधर्म है उसका तत्वों का जो गुणधर्म है वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों आपको बताना है कि C6 और H6 का जो आणविक मैंने एटॉमिक मास होता है वह कितना होगा। तो दोस्तों सी मेरा कार्बन हो गया, कार्बन कितना है 6 है, ठीक है। और 6 कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों कितना होता है, वह 12 होता है। प्लस मेरा हाइड्रोजन कितना है, वो भी 6 है, 6 गुने इसका कितना होता है, तो इसका जो वेट होता है वह 1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं 12 छक 72 प्लस में ये 6, टोटल जोड़कर मेरा कितना आ गया 78 आ गया। तो मेरा 78 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी मतलब C6H6 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 78 होता है। मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन।
तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक या दोनों कुचालक और सुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे विद्युत का सुचालक बिल्कुल करेक्ट है। कहने मतलब ग्रेफाइट में करंट का फ्लो होगा तो ये जो है विद्युत का मैंने करंट जिसमें करंट फ्लो होता है दोस्तों वह विद्युत का सुचालक होता है, और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता वह विद्युत का कुचालक होता है। तो मेरा ग्रेफाइट में जो होता है वह विद्युत का सुचालक है, मैंने इसमें करंट का फ्लो होगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वह CaCO3 है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, CaCO3। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि पारा का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है कि पारे का अयस्क है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, और तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, और चौथा ऑप्शन है सिनेवार। तो दोस्तों पारा का जो अयस्क है वह सिनेवार है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। सिनेवार का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह HgS होता है। तो HgS है वह जो है पारे का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है दोस्तों वह अल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो है दोस्तों वह लोहा का अयस्क है। ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों आपको बताना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल जो कतारें होती है वह कितने होते हैं। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल कतार इस तरह से होता है, तो यह जो होता है दोस्तों वह 7 होता है। आप याद रखिएगा 7। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7। और दोस्तों आपको बताए थे पीछे क्वेश्चन आया था कि वह वर्टिकल जो कॉलम होता है वह कितने होते हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो होता है दोस्तों वह 18 होता है, और जो होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है वह 7 होता है। आप दोनों याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है प्रबल माने स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा ऑप्शन है HCl, और तीसरा ऑप्शन है HNO3, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों प्रबल अम्ल जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें से सभी है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी का। नहीं मतलब H2SO4, HCl और HNO3 जो सभी जो है दोस्तों वह प्रबल अम्ल है। H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और HNO3 को हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, आपका फार्मूला पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों आपको पीछे हम बताएं कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा दोस्तों वह 7 से कम होगा। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 7 से कम। और 7 से अधिक जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह क्षार होता है। ठीक है, क्षार। और 7 के बराबर जो होता है वह उदासीन होता है। आप दोनों तीनों याद रखिएगा, आप एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लोहा और इस्पात के को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है उस पर जो है जिंक का पतली परत चढ़ाई जाती है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, जिंक। कहने का मतलब लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो है जिंक धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहे हैं कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो किया जा सकता है। दोस्तों आपको किस रासायनिक यौगिक को अगर आप गर्म करेगा तो जिससे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विरंजन चूर्ण, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, और चौथा ऑप्शन है कच्चा चूना। तो दोस्तों जो है रासायनिक यौगिक जो है वह जिप्सम है। जिप्सम रासायनिक यौगिक को अगर आप गर्म करिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे जिप्सम बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब दोस्तों जिप्सम को अगर आप गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है दोस्तों उपयोग जो किया जाता है, हाथ अगर कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसे प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है
कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो क्या होता है? सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है या भूरा होता है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का रंग होता है वह हरा होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे हरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वह हरा होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों आपको बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वह C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, C6H12O6। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। इसी तरह आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, तभी आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।